घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे देश के किसानों की, देश के अन्नदाता की। 39वां दिन हो गया है आंदोलन का। कल की तारीख अहम तारीख साबित हो सकती है। इस आंदोलन के लिए कल 4 जनवरी का दिन 2 बजे विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश के साथ एक बार फिर बातचीत होने वाली है। क्या फाइनल समाधान निकलेगा? क्या सरकार तीनों कानूनों को निरस्त करने के लिए मान जाएगी या किसान सरकार के संशोधनों पर मुहर लगा देंगे? क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा, इसे लीगल गारंटी दी जाएगी? और अगर नहीं दी जाती तो क्या यह आंदोलन और बढ़ेगा? मैंने आपको कल बाकायदा तफसील से जो रोड मैप बनाया है किसान संगठनों ने, उसकी जानकारी दी थी। 13 तारीख लोहड़ी का दिन काले दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। कानून की प्रतियां अगर कल बात नहीं बनती है उन्हें जलाया जाएगा। किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, किसान आजादी दिवस। और 26 जनवरी को दावा कर रहे हैं किसान संगठन, ऐलान कर रहे हैं कि वो गणतंत्र ट्रैक्टर परेड करने वाले हैं। दिल्ली में ट्रैक्टरों के साथ झंडे लगाकर परेड करेंगे। लेकिन आज के दिन की बात करते हैं। सर्दियां हैं, मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूं। कड़ाके की ठंड है, ठिठुरन है और खुले आसमान के नीचे किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। लेकिन आज ठंड का प्रचंड प्रहार था और ऊपर से जबरदस्त बरसात हुई। आज, बल्कि मैं कहूं कल रात से ही और आज दोपहर तक जबरदस्त बरसात हुई। ऐसी बरसात ठंड के महीनों में नहीं देखी जाती है। और आपको मालूम है, टेंटों में, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में, ट्रकों में भरकर ये किसान आए हैं, वहीं रात को सोते हैं। इनका क्या हाल हुआ होगा आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। 2 किसानों की आज और मौत हो गई। जगबीर सिंह ढुल हरियाणा के जींद जिले के थे, उन्होंने दम तोड़ दिया। और कुलबीर सिंह सोनीपत के थे, उन्होंने भी दम तोड़ दिया। पिछले 38 दिनों से आज 39वां दिन है, ये आंदोलन में डटे हुए थे। उधर गाजियाबाद का भी जिक्र कर दूं मैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में अंतिम संस्कार में शरीक होने गए लोग शमशान में वो मौजूद थे। वहां पर छत ढह गई, मूसलाधार बरसात हो रही थी, छत के नीचे खड़े थे। बारिश से बचने के लिए अंतिम संस्कार में गए, उन्हीं का अंतिम निवास साबित हो गई वो जगह, वो शमशान। सभी ने दुख जाहिर किया, संवेदनाएं जाहिर की। प्रधानमंत्री ने भी अफसोस जाहिर किया और करना भी चाहिए। लेकिन 50 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, लगभग 50 किसानों की। 2 का मैंने आज जिक्र किया। कोई उफ तक नहीं कर रहा, कोई सवाल नहीं कर रहा। इन किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इनमें आत्महत्याएं भी की हैं। 3 किसानों ने आत्महत्या की, खुदकुशी की। सरकार की नीतियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए दम तोड़ दिया, अपनी जान ले ली। लेकिन कोई भी इनके बारे में इन्हें श्रद्धांजलि देने को तैयार नहीं है। और हम उसी मुल्क की, उसी न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। अब से कुछ महीने पहले, पिछले साल के मध्य में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है और #जस्टिस फॉर सुशांत एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, 2.5 से 3 महीने तक मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ। पर 2.5 महीने हम लोगों ने ही, मीडिया वालों ने वो हैशटैग चलाया था, इंसाफ की गुहार लगाई थी, इंसाफ मिले, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है?
व्यवस्था पर सवाल उठे, बॉलीवुड पर सवाल उठे, सरकारें भी बीच में कूद गई, पूरी आतुरता दिखाई बिहार सरकार ने, क्योंकि उन्होंने सडनली डिस्कवर किया, अरे ये तो हमारा लड़का है, ये तो बिहार का लड़का है। बिहार के डीजीपी, अब तो इस्तीफा दे दिया, चुनाव से पहले टिकट नहीं मिली, ये और बात है। वो लगातार टीवी चैनलों पर पूरी शाम बैठे रहते थे पैनल डिस्कशन में। सरकार के प्रवक्ता ज्यादा हो गए थे डीजीपी के होने के बजाय। केंद्र सरकार ने भी आतुरता दिखाई, सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन करने के लिए तैयार हो गया। तो पूरी व्यवस्था एक शख्स को इंसाफ दिलाने में जुट गई थी, और देश, आप लोग, दर्शक लोग ताली बजा रहे थे, हां इंसाफ मिलना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत को। तो जो ये 50 किसान, इनकी मौत हो गई, इनकी मांगे वाजिब हैं नहीं हैं, अफसोस तो कोई जाहिर करेगा। मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, यह सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए? या अलग अलग पैमाना है हमारा? किसान मरे तो ठीक है, मरे, जवान मरता है तो वो शहीद कहलाता है। ये मर रहे हैं, मौत हो रही है, श्रद्धांजलि तो दी ही नहीं जा रही, पर ये हैं कौन, इनके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये सवाल कभी पूछा जाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल कल पर निगाहें टिकी हैं। कल क्या कोई ब्रेक थ्रू हो पाएगा? और नहीं हो पाता तो क्या होगा? किसान क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात सुनवा देता हूं आपको। को ना ठंड सताएगी, ना हमारे को बारिश सताएगी। ये उनको सताएगी जिन्होंने ये कानून लेके आए हैं जो, और अब उनको रद्द करने के लिए थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं। मान चुके हैं कि तीनों कानून जो बने हैं ये किसान, मजदूर और पूरे भारत का सत्यानाश करेंगे। किसान तो सदा ही इतनी की बारिश में रहता है। इस बारिश की हमारे को कोई भी चिंता नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इस बारिश हमारे को डरा देगी। जैसे कहते हैं ना, हमने इस रूटीन में अपने आप को ढाल लिया है जी। बारिश हो, गर्मी हो, मच्छर हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो हमारी जो प्रायोरिटी थी भी, जो 3 कानून है, काले बिल है, इसको रद्द करवाना है जी। बेटे ठंड तो लग रही, फिर हमारी समस्या है हमारे साथ, कि जब हमारी समस्या ना हो हम निमट जाएंगे, हम जागे नहीं जवान। तो युवा हों, अधेड़ उम्र के हों, बुजुर्ग हों, किसान डटे रहने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बारिश और ठंड का प्रहार, कब तक करेंगे किसान इंतजार? और कल की बैठक में निकलेगा कोट अनकोट फाइनल समाधान। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं गुरु प्रकाश, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा मेरे साथ हैं, 3 किसान और अलग अलग बॉर्डर्स से मैंने किसान नेताओं को आज न्योता दिया है। अमरजीत सिंह मेरे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, मेघराज रल्ला ये टीकरी बॉर्डर से हैं, और राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुरु प्रकाश, आज 2 किसानों की और मौत हो गई है, 50 के करीब आंकड़ा जा रहा है। इन किसानों की मौत पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए ना। मुरादनगर में लोग मरते हैं, प्रधानमंत्री दुख जताते हैं, किसानों की मौत हो जाए तो इसे सामान्य प्रक्रिया की तरह क्यों देखा जा रहा है? कोई बात नहीं कर रहा, और इसमें मैं मीडिया को भी, खुद को भी इंक्लूड करूंगा। संदीप जी, मैं अपने बिहाफ पे कह सकता हूं, और मैं पूरी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पूरी संवेदना प्रकट करता हूं। और जिस प्रकार अभी तक जो वार्ताओं का दौर चला है, खासकर कि जो पिछला डायलॉग था वो बड़ा ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हुआ था, और हम लोग आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि कल 2 बजे से जो बैठक होनी है विज्ञान भवन में, उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। और जो बैठक पर मैं आता हूं गुरु, पर हमारे पैमाने अलग हैं क्या? जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा, और आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर वो इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। बिहार सरकार भी कूद पड़ी, केंद्र सरकार भी कूद पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर दिया, सीबीआई जांच की इजाजत दे दी। यहां पर 50 किसानों की मौत हो जाती है, कोई उफ तक नहीं करता। पैमाने अलग हैं क्या हमारे? किसान मरे तो मरे।
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है संदीप जी। किसान अन्नदाता है और खास करके इस सरकार में हम लोगों के सोचने के केंद्र में, हम लोगों के नीति के केंद्र में है। और पुनः मैं अपनी बातों को दोहराऊंगा, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं अंत्योदय, कम से कम अपने पिछले 6 वर्षों का मैं ट्रैक रिकॉर्ड बता सकता हूं कि हम लोगों के केंद्र में किसान भाई हैं, वो भूमिहीन किसान भी, वो कम जमीन वाले किसान भी। और जहां तक पैमाने की बात है, उस पैमाने पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या का दुर्घटना हुआ था वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था, और अभी बॉर्डर पे जो 50 किसान भाई उनका भी जो देहावसान हुआ है वो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए सबकी बराबरी, मतलब ऐसा कोई नहीं कि अलग पैमाना या अलग स्टैंडर्ड किसी के लिए है, लेकिन ये जो पूरा वातावरण अभी बना हुआ है, आप बता रहे थे लगभग 39 दिन हो गए हैं, कल का जो दिन है वो उम्मीदों से भरा हुआ दिन है। और हम लोग बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की एक अपेक्षा कर रहे हैं। सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व हो, प्रधानमंत्री जी बार बार अपने लेवल पे चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, और हम लोग आश्वस्त हैं कि कल जो डायलॉग होना है उससे एक पॉजिटिव और एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम निश्चित रूप से निकल के आएगा संदीप जी। मैं उस पर बात करूंगा और हम पॉजिटिव बात करना चाहेंगे, और मैं कतई राजनीति या कांग्रेस बीजेपी वाली लड़ाई में इसको तब्दील होने नहीं देता। आलोक शर्मा, मैं यहां पर मौत का राजनीतिकरण कतई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पैमाने ही, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी संवेदनाएं बदल जाती हैं क्या? किसान 50 लोगों की मौत हो जाती है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से खुद को, मीडिया को भी इंक्लूड कर रहा हूं, वो खबर ही नहीं है, वो चर्चा ही नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान का मीडिया जो इतना मशहूर हो गया है और इतने चैनल्स हैं और तमाम चीजें हैं, मीडिया की संवेदनाएं भी कहाँ चली गई। कुछ साथी हैं मीडिया के जो पूरी तरह से इन मुद्दों को उठा रहे हैं, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने तहे दिल और आत्मा से अपने आप को भी रखा, जबकि आप रोज शाम को इन तमाम मुद्दों को उठाते हैं। मुझे संदीप भाई दुख होता है कि इमरान खान की गर्लफ्रेंड हमारे यहाँ पर मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे 3-4 घंटे का स्पेस आती है, और किसानों की जो शहादत है, जो उनकी मौत है, वो 3-4 मिनट की हो पाती है। 55 से ज्यादा किसान जो हैं वो अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। सड़कों पर गड्ढे, लाठीचार्ज, ठंडे पानी की बौछार, नक्सली, आतंकी, खालिस्तानी, भड़वे, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद वो वहां पर टिके हैं। इतनी निर्दयी सरकार है कि एक 60 साल का बुजुर्ग किसान आकर अपने सर में गोली मार के आत्महत्या कर रहा है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं कि मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं। पिछले मीटिंग से एक दिन पहले का बयान है, और आपने देखा होगा, आपने गंभीर आरोप लगाया, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही है। गुरु रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। गुरु, अभी आपका ऑडियो ठीक कराते हैं। संदीप जी, इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना उचित नहीं है, आपने खुद भी कहा था। मैं 1966 का वो एजुकेशन याद नहीं दिलाना चाहता हूं, जब एंटी काउ बैन स्लॉटर पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था और साधुओं की नृशंस हत्या कर दी गई थी। तो इतिहास में जाने का कोई पॉइंट नहीं है, और जैसा हम लोग इतिहास में जाना होगा गुरु, इतिहास में जरूर जाना होगा। अगर साधुओं की हत्या होती है, किसी की भी अगर मौत होती है, तो संवेदनाएं जाहिर करनी चाहिए ना। पालघर में अगर 2 साधुओं की मौत हुई थी और वहां पर भीड़ उग्र हो गई थी, तो सवाल उठे थे ना। यहां कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। बात यह है संदीप जी, नहीं, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन मैं राजनीति नहीं लेकर के आना चाहता। नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, हाथरस में एक दुर्घटना हुई थी, भाई बहन दोनों गए थे। बगल के राजस्थान के बारन में घटना हुई थी, वहां कोई नहीं जाता है। मौत में भेद करना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये करना उचित नहीं है। ये निर्दय किसानों के साथ कौन भेद कर रहा है? अभी किसानों के साथ भेद कौन कर रहा है? नहीं, किसी प्रकार का एडजेक्टिव ले आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अनावश्यक रूप से। मैं 1966 में जाऊंगा, मैं मंडल पॉलिटिक्स के खिलाफ, जो मंडल रिजर्वेशन के खिलाफ जो एजुकेशन हुआ था, उसमें जाऊंगा कि आप लोगों ने हैंडल सब मौतों का जिक्र किया गया था। यहां पर कोई जिक्र ही नहीं है। एक सेकंड, राकेश टिकैत, यही विडंबना है क्या आज की तारीख में किसानों की? 25 साल के आंकड़ों पर नजर डालें दर्शकों, ये मैंने पहले भी बताया था, पर यह दोहराने वाली बात है जिन लोगों ने ये मिस कर दिया हो फैक्ट। 1996 से एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है हमारा, वो किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े जुटा रहा है। और 1996 से 2015 तक लगभग 20 साल में 3,33,407 किसानों ने आत्महत्या की। पिछले लगभग 25 सालों में मोटा मोटा जो आंकड़ा आता है, जिसे सरकार भी मानती है, 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की आत्महत्या या मौत कभी सुर्खियां नहीं बनती।
कहने को आप कौम अन्नदाता भी कह देते हैं। राकेश टिकैत। देखो, ये जो आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा भी गलत है। कम से कम 25 लाख किसानों ने आत्महत्याएं करी। पहले तो मैं ये करेक्ट कर देता हूं सबको, मैं सरकारी आंकड़ा को भी कोट करेक्ट कर देता हूं कि ये जो 4 लाख का आंकड़ा है ना, ये 25 लाख का आंकड़ा है। ये आंकड़ा इसलिए 25 लाख का है कि इसमें महिलाओं को नहीं गिना गया, इसमें सिर्फ उन किसानों को गिना गया जिनके नाम जमीन थी और जिनका पीएम हुआ है। उन किसानों को दर्ज करा गया जो किसान के परिवार आत्महत्या कर रहा है, जो महिलाएं किसान आत्महत्या कर रही है, उनके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पैसे के क्राइसिस में आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि जिसके नाम जमीन है उसकी उम्र तो 70 साल है। आत्महत्या वो नहीं कर रहा, आत्महत्या कर रहा है 40 और 48 साल का जवान, उसके नाम जमीन नहीं है, उसको किसान नहीं माना गया। महिला आत्महत्या कर रही, उसको किसान नहीं माना गया। तो अगर ये आंकड़ा लगावे तो ये आंकड़ा 25 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है ये देश में। तो इसका जिम्मेदार तो इसकी सरकार जिम्मेदार है, इसकी पूर्ण रूप से भारत सरकार जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो सरकार की जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से। और जो यहाँ पे करीब 60 लोगों ने आत्महत्याएं, 60 लोगों की यहाँ पर शहादत हुई है जो इस आंदोलन में हुई है। हर 16 घंटे में एक शहीद हो रहा है किसान। ये भी जिम्मेदारी सरकार की है पूर्ण रूप से। जब ये किताब लिखी जाएगी, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी इसका, तो इसकी जवाबदेही इन्हीं से पूछा जाएगा जो ये नहीं। और ये सब सरकारों की जवाबदेही है। आप बहुत ही अहम पॉइंट उठा रहे हैं राकेश टिकैत। आलोक शर्मा, ये सभी सरकारों की जिम्मेदारी है। मैं 1996 से आंकड़े बता रहा हूं, आपकी भी सरकारें रही। महाराष्ट्र के विदर्भ में आपने लंबे समय वहां पर राज किया। सबसे ज्यादा वहां पर किसानों ने आत्महत्या की। किसानों की आत्महत्या पर सब मौन, चुप्पी साध जाती हैं तमाम सरकारें। गलत कह रहा हूं क्या मैं? देखिए संदीप भाई ऐसा नहीं है कि सभी सरकारें चुप्पी साध जाती हैं। सरकारें तो वो चुप्पी साध रही है जो 2015 के बाद आंकड़े भी देने से डर रही हैं। हमने तो आंकड़े भी दिए हैं और कहीं पर गलती रही है तो उसको गलती भी माना। आलोक शर्मा, ऐसे नहीं चलता। बीजेपी को 2014 से पहले सब कुछ गलत दिखता है, आपको 2014 के बाद सब कुछ गलत दिखता है। ये नहीं चलेगा। जो हकीकत है उसको बयां कर रहा हूं मैं। संदीप भाई, हमसे गलती रही होगी तो हम गलती मान लेंगे। विदर्भ जो है वो ट्रॉपिकल नेचर का क्लाइमेट है और वहां पर जिस तरह की फसलें बोई गई, कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है उसका कारण बने। लेकिन हम तो केवल ये कह रहे हैं कि भाई 2006 में तो आपने कहा था, 2016 में तो फिर आप नोटबंदी के बाद और तमाम चीजों के बाद अब किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। नोटबंदी में 200 लोगों ने जान गंवाई, लॉकडाउन का इनके पास आंकड़ा नहीं है। किसान आंदोलन में 55 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। जिम्मेवार कौन है कोई नहीं पता। दुर्भाग्य। मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, 25 सालों में 4 लाख, और यहां पर राकेश टिकैत कह रहे हैं दरअसल ये 25 लाख का आंकड़ा होना चाहिए। किसी ने उफ तक की है? कोई भी सरकार हो, इस हमाम में आप सभी नंगे हैं। देखिए संदीप भाई, उस पर किसी दिन किसानों पर चर्चा कर लेंगे कि पिछले 25 सालों में 50 सालों में हमने क्या किया। 2014 में हमने इतना तो जरूर था कि एफसीआई के जो गोदाम थे, मुझे रामविलास पासवान जी की स्टेटमेंट याद है कि 3 साल के भंडार भरे हुए। और PL 480 जो कानून था जिसमें लाल गेहूं खरीदते थे, हरित क्रांति, पूसा हो, IRI हो, तमाम चीजें हैं। मैं बहुत कुछ गिनवा सकता हूं लेकिन आज का विषय नहीं है। हमसे कहीं कमी रही होगी किसान भाइयों के लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। फ्रांस में मुझे याद है 2016 में एक भूकंप आया, 5-6 लोगों की वहां मौत हुई। मोदी जी ने 3 मिनट के अंदर वहां पर ट्वीट करके उसने संवेदना व्यक्त की। लेकिन 55 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। हमारे किसान जिनको अन्नदाता कहते हैं वो बार बार, वो वैसे तो कहते जो है उसका उल्टा सोचते हैं हमेशा, एक शब्द तक उनके मुंह से नहीं निकला है। किसान कह रहा मुझे नहीं चाहिए कानून, मेरा एक डेथ वारंट है। और प्रूव हो गया कि जिस तरह से 55 किसानों की शहादत हुई जमीन नहीं, यही तो दिक्कत है कुल मिलाकर। ना आलोक शर्मा, बावजूद एक मिनट संदीप भाई, एक मिनट ना 1 मिनट की बात ही नहीं है। यहाँ पर यही मौतों पर सियासत होने लगी। 1 सेकेंड, अमरजीत सिंह और मेघराज, अमरजीत सिंह और मेघराज जी को स्क्रीन पर लाइए। घड़ियाली आंसू बहाती है पूरी राजनीतिक जमात। दरअसल कड़वी हकीकत यह है क्या अमरजीत? कड़वी हकीकत सबसे बड़ी बदकिस्मती है आज तक किसानों की ये रही है
कि जिनको शहीद का दर्जा मिल जाना चाहिए था, कि हम लोग संघर्ष में आज तक के जितने भी संघर्ष में मृत्यु को प्राप्त हुई मृत्यु सबको शहीद कहा गया। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किसान का कि जो किसान संघर्ष के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर गए उन किसानों को आज भी मरा हुआ घोषित किया जा रहा है, जबकि वो शहीद हैं, वो हमारी नज़रों के शहीद हैं और हमारे संघर्ष के शहीद हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं। हम उनके लिए ये कहेंगे, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, मौतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा, क्योंकि वो लोगों के लिए मरे हैं, वो लोग शहादत प्राप्त किए हैं, लोगों के लिए किए हैं, जन के लिए किए हैं। जो आंदोलन है ये ना एक किसान का है, ये जन आंदोलन है। मैं बार बार संदीप जी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाता आया हूं कि ये आंदोलन बेशक किसानों के नाम से है, मगर आज ये आंदोलन जल आंदोलन बन चुका है, लोगों का आंदोलन है, क्योंकि जो कानून आए हैं उनका इफेक्ट जो अमरजीत, है उसकी गवाही अभी आने वाला वक्त देगा। ये कुछ इलाकों का आंदोलन है कि देशव्यापी आंदोलन है, लेकिन मेघराज रल्ला साहब मुझे ये बताइए, किसानों की मौत हो रही है, आप खुद कह रहे हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं, अमरजीत भाई भी कह रहे हैं, आप इतनी कड़ाके की ठंड में इस बरसात में भी कम से कम बुजुर्गों से तो आप आह्वान कर सकते हैं कि आप वापस जाइए, युवा वहां पर डटे रहें। आप भी तो ऐसे मौसम में वहां बैठेंगे तो तकलीफ तो होगी ना जी। नहीं, अगर हम बोल देते हैं कि यहाँ से बुजुर्ग चले जाएं तो वहां भी तो जाकर भूखे मरना है ना। मरने से पहले ही हम मरना नहीं चाहते भैया, हम तो यहीं जंग के मैदान में हैं। जंग के मैदान में जो मरता है उनको शहीद बोला जाता है। जो 50 साथी हमारे शहीद हुए हैं वो मरे नहीं, शहीद हुए हैं, लेकिन सरकारों के कान पर कोई जूं नहीं सरक रही। आपने जैसे पहले भूमिका में बोला कि अगर हमें खेद है इसका कि अगर कोई फिल्मी एक्टर की डेथ होती है उस पर मीडिया भी कितनी डिस्कशन करता है, करनी चाहिए, लेकिन पूरे देश को जो अनाज देने वाला, पेट भरने वाला जो किसान है, अगर उसकी मृत्यु होती है, वो शहीद होता है मोर्चे में, संघर्ष में, तो उसकी चर्चा भी नहीं की जाती। और हमारे जो देश के नेता हैं वो भी अगर किसी कारपोरेट घराने के कोई बच्चा हो जाए उनको बधाई देते हैं, लेकिन किसान की मौत पर खेद भी नहीं प्रकट किया जाता। ये बड़े दुख की बात है। नहीं, यहाँ पर तो मेघराज जी मेरे ही शो पर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एविडेंस मांग रही थी कि आंदोलन में मौत हुई है, इसके साक्ष्य कहाँ हैं, इसके सबूत कहाँ हैं कि कोई भी मर गया। मौत तो होती है, वो तो जिंदगी की कड़वी हकीकत है ही। ये कहां से माना जाए कि आंदोलन में ही मौत हुई है? नहीं, इसका सबूत क्या चाहिए? जहां आपका मीडिया देख रहा है, सभी जो नहीं, वो सबूत मांग रही थी, मैं नहीं मांग रहा हूं। लोग कितने शहीद हुए हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है जी? मैं नहीं, वो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ये सवाल कर रही थी कि सबूत कहां है, एविडेंस कहां है। नहीं, ये लोग तो ये भी कहते हैं कि जो मरता है उसकी कोई परमात्मा की ओर से ऐसे ही लिखी होती है, वहीं मरना था। इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है कि लाखों लोगों की संख्या में यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, भीड़ें जुड़ी हुई हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और लाखों लोगों की संख्या में और आपके मीडिया के सामने उनकी मृत्यु हो रही है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? अमरजीत को जोड़ना चाह रहे थे, फिर मैं कल की बैठक पर आता हूं, सबकी निगाहें उस पर टिकी। जी सर, मेरा छोटी सी एक संदीप जी आपके माध्यम से बेनती है कि जो प्रवक्ता जी ये कह रहे हैं कि उनको सबूत चाहिए, तो सबसे बड़ा सबूत होता है आदमी की डेड बॉडी, कि डेड बॉडी है कि नहीं है। तो जब डेड बॉडी है तो एक पंजाब से आया हुआ, हरियाणा से आया हुआ, यूपी से आया हुआ, जहाँ गुजरात महाराष्ट्र से आया हुआ, आंध्र प्रदेश से आया हुआ इंसान जो है बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली में बैरियर के ऊपर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेड बॉडी है, तो उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? अब राकेश टिकैत और गुरु प्रकाश पहले स्क्रीन पर। राकेश टिकैत, कल का दिन बहुत ही अहम दिन है। आप उन लोगों में से हैं जो सरकार से लगातार वार्ता कर रहे हैं, किसान संगठनों की ओर से। आप कितने आशान्वित हैं कि कल समाधान निकल जाएगा?
हाँ जी, देखो कल बातचीत करेंगे और सरकार ये है कि उसको लंबा खींचेगी। कल भी कल वो एमएसपी पे पहले बात करेगी और बहुत लंबा टाइम वो एमएसपी पे लेकर जाएगी। कल उम्मीद नहीं है कि कल इसमें समाधान निकलेगा और ये बात फिर आगे जाएगी। एमएसपी पर मतलब आप कह रहे हैं सरकार कहेगी कानूनी राय लेनी है एमएसपी पर, समितियों से सलाह लेनी पड़ेगी, विशेषज्ञों से सलाह लेनी पड़ेगी, आप इस ओर इशारा कर रहे हैं? हाँ, उसी की तरह वो कमेटी बनाने की बात करेंगे, ये करेंगे, फिर दूसरे जो 3 कानून आएगा फिर उस पर बात होगी, फिर उस पर भी कमेटी की बात करेगी, उसमें संशोधन की बात करेगी। तो कल नहीं, मुझे लगता कि इसमें कल कुछ हल निकल पाएगा। कल इस पे बातचीत कर पूरा किसानों को देखेंगे कि ये कहां तक ये जाते हैं। आपके मुद्दे क्या होंगे, आपके सवाल क्या होंगे कल सरकार से? 30 तारीख में राकेश टिकैत, देश ये जानना चाहेगा, एक सेकंड, देश ये जानना चाहेगा कल आप हमारे 2 बजे विज्ञान भवन जाएंगे, आप क्या सवाल लेकर जाएंगे? हमारा सवाल यह होगा कि एमएसपी पे कानून बने, ठोस कानून बने जिससे किसानों को लाभ उसका मिले। 3 बिल वापसी हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। ये हमारे 3 बड़े सवाल होंगे कल। इन 3 बिल पे ही हम बातचीत करेंगे। स्वामीनाथन आयोग को तो प्रधानमंत्री कहते हैं लागत पर 1.5 गुनी कीमत हम दे रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग तो हमने लागू कर दिया, आप कह रहे हैं स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात करेंगे। देखो, जब पीएमओ के ऑफिस तक व्यापारियों की पहुंच हो जाएगी तो देश का प्रधानमंत्री को झूठ बोलना पड़ता है। आप ये अंदाजा लगा लो कि देश के प्रधानमंत्री से वे झूठ बुलवा देते हैं। शर्म नहीं लगती? जो उनको ड्राफ्ट बना के देते हैं उनको शर्म नहीं लगती? क्या ये जितने जो लीडर्स हैं बीजेपी के, जो प्रवक्ता है, इनको झूठ नहीं लगती? कम से कम यही झूठ बोल लेते हैं भाई, देश के प्रधानमंत्री को तो बचा देते। ऐसा क्या उनसे लेकर खा लिया इन्होंने? कैसी कौन सी इनकी मजबूरी है? भैया तो मजबूरी बता दे कि हमारी ये मजबूरी है। मतलब सबके सामने पता है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करी, C2+50 वाला फार्मूला लागू नहीं करा, A2+FL वाला फार्मूला लागू हुआ है और फिर भी झूठ बोल लेके कमेटी को लागू कर दिया। अरे देश को गुमराह मत करो भाई। गंभीर आरोप लगा रहे हैं राकेश टिकैत। गुरु प्रकाश, रिस्पॉन्ड कीजिए। अब ये अंदाजा लगा लो कि जब राकेश जी, विनम्रता पूर्वक मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर एमएसपी की बात होती है तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखना आवश्यक हो जाता है। 2009-10 का कृषि बजट कितना था? लगभग 12,000 करोड़। 20-21 का कृषि बजट कितना है? 1,34,000 करोड़। ऐसी तमाम स्कीमें हैं, वो चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो या किसान रेल की जो योजना है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं पुनः कह रहा हूं, और यहां मैं बातें सुन रहा था अमरजीत जी की, रल्ला साहब की, और आप लोगों से विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि कल का जो वातावरण है बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहने वाला है। जो बातचीत होगी, मैं आश्वस्त हूं कि बड़ी ही सकारात्मक बातचीत होगी। और क्लॉज बाय क्लॉज, अब तो खैर 2 पॉइंट आपने मेंशन कर ही दिया है, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। और राकेश जी, प्रधानमंत्री जितने हमारे हैं उतने आपके हैं, वो तो पूरे 135 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री है ना। तो बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं, अधूरी जानकारी दी जा रही है क्या गुरु? अधूरी जानकारी दी जा रही है क्या? A2+FL लागू किया है दरअसल सरकार ने, स्वामीनाथन आयोग ने C2+50 कही थी, वो लागू नहीं हुई। ये अधूरी जानकारी दी जा रही है ना कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। हाँ, नहीं संदीप जी, मैं बातों को सुन रहा था, इसीलिए एक मिनट बीच में नहीं अमरजीत, अभी गुरु बोल रहे हैं। देखिए, ये जो वार्ताओं का दौर अभी चल रहा है, मैं आश्वस्त हूं कि कल राकेश जी इन बातों को वहां सरकार के समक्ष रखेंगे और एक अच्छा सकारात्मक वातावरण में एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव आउटकम आएगा जिससे सहमत सरकार भी होगी और किसान संगठन भी होंगे। इसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं। कल दोपहर 2 बजे तक का इंतजार करना है। नहीं, देखिए यहां पर बात क्या है, और सरकार का तर्क अलग है और किसान संगठनों का अलग। गुरु, यहां पर यह समझना होगा, किसान कह रहे हैं 3 कानून वापस करने होंगे, सरकार कह रही है हम संशोधन के लिए तैयार हैं।
तो मीटिंग ग्राउंड कैसे बनेगा? सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देती है, पर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है? ये मोटे से बड़े सरल दो सवाल हैं, इन्हीं का जवाब पूरा देश 39 दिन से तलाश रहा है। संदीप जी, मैं आपके शो पे पहले भी बता चुका हूं कि एमएसपी को लेकर के हमारा कमिटमेंट पिछली सरकारों से कहीं अधिक रहा है। वो चाहे प्रोक्योरमेंट आप देख लीजिए, आप 8 लाख करोड़ का देख लीजिए, और उसके अलावा भी जो अन्य कल्याणकारी योजना है उस पर भी हम लोग लगातार बातचीत कर चुके हैं अभी भी। लेकिन उसके बावजूद देखिए, बहुत सारे किसान से प्रधानमंत्री जी का सीधा संवाद हुआ है। मैं कुछ नाम आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हरि बिश्नोई 51 वर्ष के हैं, फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। गणेश भोसले 38 वर्ष के हैं, लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। राम गुलाब जी 53 वर्ष के हैं, महाराजगंज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गगन पेलिन जी लोअर दिबांग वैली अरुणाचल के रहने वाले हैं। ऐसे तमाम किसानों से प्रधानमंत्री जी ने सीधे भी संवाद किया था। ये इंडियन एक्सप्रेस में कवर्ड है। नहीं, वो हमने भी कवर किया। देखिए गुरु, क्या उस दिन के शो की मुझे अपने ओपनिंग लाइंस अभी भी याद हैं कि देश में 2 तस्वीरें दिख रही हैं। एक, प्रधानमंत्री ने 7 राज्यों के किसानों से बात की थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुझे किसानों के जो सवाल थे और जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, मुझे लगा किसानों के लिए राम राज्य आ गया इस देश में। उनके मन में एक भी शंका, एक भी शको शुबा नहीं था। और दूसरी तस्वीर थी दिल्ली के बॉर्डरों की, जहां पर पूरी एतबार की, भरोसे की कमी। अब ये नैरेटिव सेट करने की बात मानूं क्या? मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूं, आप जानते हैं। सर नहीं, देखिए ऐसा है कि ये ऐसी बात नहीं है। मनोज पाटीदार जी जो धार मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने लिखा है, और ये इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट्स में कोट कर रहा हूं संदीप जी। अरे भाई बिल्कुल, मैंने पूरा का पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुना। मैंने एक एक किसान की बात सुनी। मेरे पेट में ये बात नहीं उतरती, राम राज्य आ गया। एक भी किसान ऐसा नहीं जिसने कहा जी मुझे हल्की सी तकलीफ है। मतलब किसानों की सारी तकलीफें खत्म। संदीप जी, राम राज्य कहना अभी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, निरंतर किया जा रहा है। और आप मतलब एक भी किसान के मन में कोई शक नहीं था। गुरु, ये आपके गले उतरती है बात? नहीं, मैं ऐसा कहां कह रहा हूं। नहीं, वो दिखाना उस दिन एक भी किसान ने एक भी समस्या नहीं गिनवाई। नहीं, गिनवाई है, वही तो मैं कह रहा हूं। मनोज पाटीदार ने कहा है कि इसमें एमएसपी को लेकर के उन्होंने संदेह प्रकट किया था, इसमें लिखित है ये। लेकिन ये कहना कि सभी किसानों को लेकर के, ये सरकार 135 करोड़ लोगों की सरकार है, पूरे भारत की सरकार है, तो सबकी चिंताओं को, सबकी महत्वाकांक्षाओं की चिंता करना ये सरकार का काम है। और किसान की चिंता इस सरकार के लिए सर्वोपरि है। हमारा तो नारा ही है, हमारी पार्टी की जो पृष्ठभूमि है सर संदीप जी, हमारी पार्टी की पृष्ठभूमि अंत्योदय पे रखी गई है। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। प्रधानमंत्री खुद ऐसे समाज से आते हैं, वो खुद गरीबों के जरूरतों को लेकर के संवेदनशील है। इसीलिए बार बार राजनीतिकरण से बचना, संवाद ही समाधान, विवाद नहीं संवाद चाहिए। इसीलिए नहीं, संवाद तो हो रहा है, पर संवाद के मैं घूम फिर कर उसी बात पर, और मैं राजनीतिक जवाब नहीं चाहता हूं। आलोक शर्मा, मैं राजनीतिक जवाब नहीं चाहता हूं। 1 मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पहले। सरकार कहती है हम संशोधन के लिए तैयार हैं, हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे देंगे। किसान कहते हैं भाई लिखित आश्वासन नहीं चाहिए, कानूनी जामा पहनाओ और तीनों कानून वापस लो। तो मीटिंग ग्राउंड कहां दिख रहा है? रास्ता क्या निकलता दिख रहा है आपको? आशान्वित तो सब है। देखिए, मुझे लग रहा है संदीप भाई, मुझे लग रहा है 6 दौर की बातचीत और 40 दिन का आंदोलन बॉर्डर पर, उससे पहले 2.5 महीने का आंदोलन राज्यों में किसानों ने अपना किया, और सरकार अभी तक भी एक एजेंडा तय नहीं कर पाई है कि किस एजेंडे पर दोनों पार्टियां बात करेंगी। एजेंडा ही तय नहीं हुआ है। अभी 6 वर्ष की गुरु भाई ने बहुत लंबी चौड़ी बात की। आप मुझे बताइए, 6 वर्ष में सबसे पहला लैंड एक्विजिशन बिल आया, किसानों की जमीन हड़पेंगे। 54 रुपए से 76 रुपए पे डीजल पहुंच गया। 5 किलो खाद के कट्टे में से अमाउंट क्वांटिटी कम कर दी और 30% अमाउंट बढ़ा दिया। 300 से 400% इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ गई। पीडीएस सिस्टम से जो 5 किलो, जो अंत्योदय की बात करते हैं ये लोग, बहुत इनके नारे। देखिए आंकड़े आप देंगे, गुरु के पास भी आंकड़ों का अंबार होगा। बोलने नहीं देते संदीप भाई, थोड़ा सा तो बोलने दीजिए। हाँ, पीडीएस में 5 किलो जो अंत्योदय वाले गरीब लोगों को था, नवंबर में बंद कर दिया, लेकिन अंत्योदय बहुत से बढ़िया चल रहा है इनका पूरा तरीका है इवेंट मैनेजमेंट किया। मैं भी दूंगा गुरु आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका। इवेंट मैनेजर जो थे इनके वो कच्चे नहीं, ये आंकड़ों में आंदोलन की असल मांग आप गौण कर देते हैं आलोक शर्मा। मैं आंकड़े गिनवाने लगूंगा। 1970 से 2015 के बीच किसानों की आमदनी 19 गुना बढ़ी, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 150 गुना बढ़ गई।
तो कौन घड़ियाली आंसू बहा रहा है यहाँ पर? अगर उस पर जाऊंगा मैं, एक मिनट, अगर जमीन की कीमत कितनी बढ़ी है, अगर उस पर जाऊंगा तो शायद ये आंकड़े कहीं ना कहीं बायस नजर आएंगे आपको। जो जमीन 1 लाख रुपए एकड़ दिल्ली में थी, आज 2.5 लाख रुपए एकड़ है वो। मुझे तथ्यों पे मत जाइए। इनका जो मतलब आप कह रहे हैं कि जमीन बेच दो और भगा दो। हाँ। नहीं, थका दो और भगा दो। हाँ। मुझे लगता है कि मोदी जी का सरकार का पूरा काम ये चल रहा है, लेकिन ना किसान इस बार थक रहे हैं, ना भागने वाले नजर आ रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री पूरे मंच पर झूठ बोलते हैं और पूरे 6 साल से झूठ बोल रहे हैं। तमाम मुद्दों ये पर झूठ जय बोल रहे जवान हैं। जय किसान का नारा 60 के दशक में इसका उद्घोष किया गया था। जय किसान के नाम पर किसानों को धोखा तो लगातार दिया जा रहा है। ये तो मुझे समझाइए मत। संदीप जी, अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं। हाँ, कहिए, उसके बाद गुरु रिस्पॉन्ड। कमेटी की बात अभी राकेश टिकैत जी ने की मेरे सामने। तो राकेश भाई, मैं आपको बता दूं, फरवरी 2015 में ये सरकार 700 पेज का एफिडेविट देती है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, कि हम स्वामीनाथन कमेटी के माध्यम से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और उसके 4 साल बाद भी देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। गुरु रिस्पॉन्ड कीजिए, सिर्फ गुरु स्क्रीन पर। नहीं, ना, ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है, हो गया आलोक शर्मा। गुरु प्रकाश स्क्रीन पर, सुसाइड की चिट्ठियां। अरे नहीं, गुरु प्रकाश स्क्रीन पर। आलोक जी बात सुन लीजिए सर। हाँ। आलोक जी बात सुन लीजिए। संदीप जी लगातार इस शो के माध्यम से कहते हैं कि वो उसको भाजपा कांग्रेस नहीं होने देंगे, और हम लोगों को भी यही प्रयास करना है कि भाजपा कांग्रेस इसको ना होने दे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैं लेकर के आऊं, मेरे पास आर्टिकल पड़ा हुआ है। ये आपके इकोनॉमिक एडवाइजर थे रघुराम राजन जी, उन्होंने एडवोकेट किया रिफॉर्म्स को। आपके इकोनॉमिक एडवाइजर थे कौशिक बसु, उन्होंने एडवोकेट किया रिफॉर्म्स को। आपके मैनिफेस्टो में प्रॉमिस्ड है। तो इन सब बातों पे बात करने का कोई मतलब नहीं है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दरअसल भरोसे की कमी है गुरु, भरोसे एतबार की कमी साफ दिख रही है ना। दिक्कत है भरोसा, ये शब्द है सबसे अहम। संदीप जी कल तक का इंतजार करते हैं, और हम लोग आश्वस्त हैं, आश्वान्वित हैं कि कल तक कुछ ना कुछ सकारात्मक और एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा और ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अमरजीत, आप भी भरोसे की कमी क्यों आपको महसूस होती है? सरकार कह रही है हम संशोधन करेंगे ना। आप पॉइंट बाय पॉइंट, क्लॉज बाय क्लॉज बताइए कहां कहां दिक्कत है, और वहां पर हम बदलाव तरमीम करने को तैयार हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना अमरजीत कि पूरा कानून ही पहले जी खत्म करो। मतलब आप कह रहे हैं कानून में एक भी अच्छी बात नहीं, तीनों कानून में। हमारे पंजाब में एक कहानी सुनाई जाती है, बेटी का झगड़ा था, उससे पूछा कि बता भाई क्या चाहिए, तो बोली कि हस्बैंड को तलाक दूंगी तो ससुराल वालों के साथ संबंध कायम रहेंगे। ये इनका हालात है। ये कह रहे हैं कि हम संशोधन कर देंगे, कानून वहीं का वहीं रहेगा, मतलब गले से फांसी का फंदा नहीं उठाएंगे। तो उसमें एमएसपी का कानून लागू करने का क्या फायदा, जब वो कानून ही उसको हजम कर जाएगा। एक छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी खा जाती है, तो जब बड़ा कानून आगे सामने है तो उसमें एमएसपी की वैल्यू खत्म हो गई। उसको कानून लागू करने से कुछ मूल्य नहीं रह गया उसका। जब सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी, सरकार की खरीद खत्म हो जाएगी, तो एमएसपी का मतलब क्या रह जाएगा? नहीं, प्राइवेट मेघराज रल्ला साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। कानून में ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तीनों कानून में एक भी अच्छी बात नहीं। अगर सरकार ये कह रही है पॉइंट बाय पॉइंट, क्लॉज बाय क्लॉज बताइए और हम संशोधन करेंगे, तो उसके लिए आप तैयार क्यों नहीं होते? देखो, ये जो कानून है, पहले तो इंडिया के किसान ने, किसी पंजाब के किसान ने, हरियाणा के किसान ने मांगे ही नहीं, बिन मांगे दे रहे हैं, धक्के से जबरदस्ती भला करना चाहते हैं। किसान तो आगे आगे दौड़ रहा है कि मैं नहीं चाहता ये कानून, लेकिन हमारी जो सरकार है वो इतनी पीछे भाग रही है किसान के, उसको पकड़ कर कहती है कि हम आपका भला करके ही हटेंगे। ऐसा जबरदस्ती धक्के से क्यों भला करना चाहते हैं? किसान करवाना ही नहीं चाहता। और तीनों कानून जो हैं, ये किसानों को इतनी समझ है, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने ये कानून बड़ी अच्छी तरह से स्टडी किए हैं। वो समझ गए हैं ये किसान के गले का फंदा बनेंगे। पहले ही जो आत्महत्या कर रहे किसान हैं, और लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उनके गिनती में और वाधा होगा, उनकी गिनती और बढ़ जाएगी। तो हमें इस बात की चिंता है कि हम इंडिया को शमशान घाट नहीं बनने देंगे। अगर हमारी सरकार किसी कारपोरेट घराने के आगे झुक चुकी है तो हम उनको झुकने नहीं देंगे। हम अपने प्रधानमंत्री का सर भी ऊंचा रखेंगे। तो क्या इन कानूनों में कमियां, प्राइम मिनिस्टर को, मेघराज जी ठीक रास्ते पर चलिए। मेघराज जी, क्या इन कानूनों की कमियां, खामियां सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही समझ में आई, बाकी देश के किसानों को क्यों नहीं समझ में आई?
क्यों नहीं आई? जहां जहां ये रोशनी जा रही है, ये चिंगारी जो पंजाब से उठी है, जहां जहां भी ये जा रही है रोशनी, वहां वहां से किसानों के काफले यहां बॉर्डरों पर पहुंच रहे हैं। और ये पंजाब से उठी हुई चिंगारी पूरे इंडिया में, ये इंडिया का आंदोलन नहीं रह गया, ये तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धर का जो स्तर का जो है आंदोलन बन चुका है। या अब तो इंडिया से बाहर भी चली गई है ये चिंगारी की जो आग है। ये पूरे किसानों के साथ खड़ रहे हैं सभी लोग, जन आंदोलन बन चुका है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। जो हम जो बात करते हैं कि जो जरूरी वस्तुओं का जो कानून है, जब वो स्टोर करेंगे खाने पीने की चीजें तो गला घुटेगा सबका, मजदूर हो, कोई और हो, मुलाजिम हो, पर रास्ता तो निकलना पर इसका असर पड़ेगा। तो ये जन आंदोलन बन चुका है। राकेश टिकैत, पर रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। अगर पॉइंट बाय पॉइंट तीनों कानूनों में जितने संशोधन हैं उनके लिए सरकार तैयार है, आप उस बात को क्यों नहीं मानते? नहीं, जब सारे संशोधन करने को तैयार हैं तो सरकार की क्या मजबूरी है? किससे एग्रीमेंट कर लिया सरकार ने कि हम कानून वही रखेंगे और उसको पूरा बदल देंगे, अंदर का पूरा जो ढांचा है, स्ट्रक्चर वो बदल देंगे, लेकिन बाहर का खोख का वही रखेंगे। भाई किसानों ने इस आंदोलन को, इन कानूनों को अपने दिलो दिमाग से लगा लिया है। एक भी किसान की आवाज ये नहीं है कि इन कानूनों में संशोधन हो। सरकार को किसानों की भावनाएं, इनमें जो नुकसान है, इन सारी चीजों को देखते इनको रिफिल करना चाहिए, इन कानूनों को बदलना चाहिए। ये एक वैचारिक क्रांति है। आप वैचारिक क्रांति को बंदूक से नहीं दबा सकते, न ये मल्लम पर सीटें ठीक होगी। अगर सरकार को अभी भी ज्ञान नहीं हुआ तो और 10 दिन में कर लेगी, 1 महीने में कर लेगी। किसान तो वापसी जाएगा नहीं, जब सरकार की समझ में आ जाए जब वापसी लेने वापसी ही पड़ेंगे। उसको एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, 3 बिल को वापसी लेना पड़ेगा। मतलब ये आर पार की लड़ाई है, आप नहीं मानेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को जब आराम हो जाए जब करते और नहीं, कोई नहीं मानेगा जी, मेरा सवाल नहीं है। देश का एक भी किसान नहीं मानेगा। ये देश के किसानों की आवाज है। क्या देश के किसानों को हरा के सरकार जीतना चाहती है? क्या उनकी भावनाएं की कोई कदर नहीं है? और मैं किसानों की मैं बीच में रोक रहा हूं राकेश टिकैत, राकेश आपको बीच में रोक रहा हूं। किसानों की मौत की चर्चा की है आज मैंने, कोई चर्चा नहीं कर रहा है कहीं भी। एक और खबर आ गई है, शमशेर सिंह संगरूर जिले के लिगड़ा पिंड के हैं ये, इन्होंने अपनी जान दे दी है। एक और मौत की खबर आ गई और जान दी है, आत्महत्या कर ली है। किसान हो गया, हाँ जान दी होगी जी। मैं ये कह रहा हूं कि किसान ने इस आंदोलन को, 3 बिल को अपने दिल से लगा लिया है। किसान घर वापसी नहीं जाएगा। अगर सरकार ने जबरदस्ती करी तो हजारों आदमी आत्महत्याएं करेगा, हजारों, और उसका क्या नतीजा होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। गुरु प्रकाश, एक चीज, एक मिनट, बिना लार लपेट के साफ शब्दों में, सरल भाषा में, 1 मिनट। राकेश टिकैत ने यह कह दिया कि जब आप सारे संशोधनों के लिए तैयार हैं तो कानून वापस ले लो, नया कानून बना दो, इन्हें विड्रॉ करो, नया कानून सबके साथ बैठकर समीक्षा हो जाए, सलाह मशवरा हो जाए और नए कानून ले आओ। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? जब आप सब कुछ बदलने को तैयार हैं तो वो कानून ही वापस ले लो। संदीप जी, लोकतंत्र में, और अभी आपकी बातों को भी मैं सुन रहा था, माई वे और द हाईवे वाला अप्रोच ठीक नहीं है ना। 135 करोड़ लोगों का ये देश है, सभी लोगों की आकांक्षाएं होती हैं। पार्लियामेंट एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द सॉवरेन, रिपब्लिक को वहां पे प्रतिनिधित्व करते हैं। सारी की सारी 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं वहां पे परिलक्षित होती हैं, तो माई वे और द हाईवे अप्रोच उचित नहीं है। नहीं तो सरकार, एक मिनट, सरकार क्या कर रही थी? ऐसी कौन सी टीयरिंग हरी थी कि 5 जून को संकट काल, संक्रमण काल के ठीक बीचों बीच पहले आप अध्यादेश ले आते हैं और पार्लियामेंट में कुल मिलाकर 4 घंटे की चर्चा हुई, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गई, इसकी कोई समीक्षा नहीं की गई, ध्वनि मत से ये कानून बन गए। ये भी एक हकीकत है। जब आप संसद का हवाला देते हैं तो यह बताना भी जरूरी हो जाता है।
नहीं, निश्चित रूप से संदीप जी, और आप इस बात से भी अग्री करेंगे कि ये सुधार होने चाहिए। इस पे चर्चा तो 25 वर्ष से हो रही है, कम से कम लोकसभा में 4 घंटे की चर्चा हुई और चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन मैं फिर से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा, कांग्रेस ने 15 मिनट की चर्चा से आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट कर दिया था। मेरे पास तमाम ऐसी कानून कांग्रेस को बिठा दिया विपक्ष ने, जनता ने आप पर भरोसा किया, आपको वोट दिया, अब भरोसे की कमी दिख रही है। देखिए, जब टेलीकॉम में रिफॉर्म्स हुआ था, एयरलाइन सेक्टर में रिफॉर्म्स हुआ था, तो रिफॉर्म्स की अपनी एक गति होती है, रिफॉर्म्स की दशकों तक चर्चा होती है, लेकिन एक पार्लियामेंट्री रूट के माध्यम से उसका वैलिडेशन होता है। अभी भी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन अभी भी मतलब चल ही रहा है, और ये एक जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण है। ये पहले कर लेना चाहिए था ना, पर आपने एक अहम पॉइंट कहा है, 1 मिनट का समय है तो मैं वो आलोक शर्मा को देता हूं। आलोक, जब रिफॉर्म सुधार लाते हो, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। पिछले 20-25 सालों से इन सुधारों के लिए एक जमीन तैयार की जा रही थी। बीजेपी ये कहती है तो गलत कहां है? संदीप भाई, मुझे लगता है आपने पूरी बात का उत्तर पहले ही दे दिया। 5 जून को जब पूरा वर्ल्ड जो है लॉकडाउन में है, ये चोर दरवाजे से बिल को लेकर आते हैं। भाई ऐसी क्या आफत आ गई थी? कौन सी चर्चा हुई थी? ये तो पता नहीं किससे चर्चा करते हैं, भूतों से चर्चा करते हैं। फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कहा कि कृषि सुधार नहीं है ये। उन्होंने स्पष्ट कहा कॉन्करेंट लिस्ट में बिल पास हुआ है ये। इन्होंने बाद में कहा कि साहब हम 20 बदलाव करने को तैयार हैं। भाई ऐसा कौन सा अहंकार है आपका? या क्या आपने कंपनियों से बीजेपी ने टोकन ले लिया है क्या? पीएम केयर्स फंड में अडानी अंबानी ने पैसा जो डाला है वो इसी एवज में डाला है क्या? क्या आप जो है इन बिलों को वापस नहीं लेंगे? क्योंकि पीएम केयर्स फंड और इन बिलों का आना दोनों साथ साथ हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होगी कल के बाद, मैं बता रहा हूँ संदीप भाई, आपके न्यूज चैनल पर बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूँ आज मैं। आरएसएस ने भी यहाँ पर विरोध किया है, लेकिन बीजेपी संभलने को तैयार नहीं है। कल अगर बातचीत नहीं हुई तो कल के बाद सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होगी। अब उसके बाद क्या होगा, मैं क्या कह रहा हूं वो पूरा देश और न्यूज 24 के दर्शक समझ रहे हैं। लेकिन किसान भाई इस बार हटने को तैयार नहीं है। ये तानाशाही किस बात के लिए? मैं बार बार कह रहा हूं सरकार ने टोकन पकड़ लिया है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि मोटा पैसा इन्होंने कंपनियों से लिया है इस बिलों को वापस नहीं लेने का। नहीं तो इतनी अहंकारी आरोप के कोई सबूत साक्ष्य है? देश के प्रधानमंत्री हैं, सबूत साक्ष्य है आपके पास या राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं? संवेदनशील होने चाहिए। लेकिन अभी भी आज भी कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं कि कल कोई सकारात्मक बातचीत नहीं होगी। तो यहां पर अभी भी देखिए, कल 1 मिनट, अब समय पूरा हो गया। कल 2 बजे विज्ञान भवन में बातचीत होने वाली है। भरोसा कायम करने की कोशिश की गई। 30 तारीख को थाली साझा की गई। अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में बातें हुई। 2 मांगों पर रजामंदी हो गई। उसका अभी तक लिखित कोई जवाब नहीं आया, लिखित में कुछ नहीं आया किसान संगठनों के पास, पर सरकार कह रही है, ऑन रिकॉर्ड कह रही है, रजामंदी हो गई। अब जो 2 असल मांगे हैं, इन पर कोई रास्ता निकलेगा क्या? पूरा देश इसी ओर देख रहा है और किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और मौत भी हो रही है किसानों की। और इस पर भी पूरे देश को गौर करना चाहिए जब हम जय किसान कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।